नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको संसद भवन से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा अपने टीवी स्क्रीन पर संसद भवन से। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से निकलती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले नई संसद में पहली बार अपने अभिभाषण के साथ संबोधित करती नजर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के बजट सत्र की। आपको बता दें ये 17वीं लोकसभा का 15वां बजट सत्र और ये अंतरिम बजट होगा वर्तमान लोकसभा का। अप्रैल मई में चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट और चुनाव के बाद जीतने वाली सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। लेकिन इससे पहले आप इस फिलहाल सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन से, जहां से रवाना होती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज कई अहम बातें यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने कही अपने अभिभाषण के दौरान। सरकार की तमाम उपलब्धियां यहां गिनाती नजर आई। सरकार का लेखा जोखा जो रहा उसका जिक्र यहां पर हुआ, जिसमें राम मंदिर का जिक्र था, 3 तलाक कानून का जिक्र था, आर्टिकल 370 उसका भी जिक्र करती नजर आई अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो नई संसद में पहली बार यहां राष्ट्रपति का यह अभिभाषण, संबोधन और इसी के साथ बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी और ऐसे में सभी की उम्मीदें इस बजट से होगी क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव से ठीक पहले का ये बजट कई उम्मीदों से भरा हुआ होगा। फिलहाल आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन से निकलता हुआ। और फिलहाल मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ गए हैं। प्रशांत, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के वक्त में क्या कुछ उपलब्धियां रही है, कामकाज का लेखा जोखा यहां पर ब्यौरा रखती नजर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसमें तमाम वो मुद्दे शामिल थे जिसे सरकार अपनी एक मजबूत नींव की तरह देख रही थी। और अब बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। ऐसे में क्या क्या उम्मीदें यहां सरकार से इस बजट सत्र के दौरान की जाए? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों को संबोधित करते हुए हुआ, उसमें देखिए एक तरीके से 9 साल और 10वें साल का मतलब करीब 10 साल का लेखा जोखा और एक तरीके से तुलनात्मक विवरण पेश किया गया और बताया गया कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो किस तरीके से जनता से संबंधित थी और उनकी सरकार ने पूरा किया है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया और आगे भी इस तरह की योजनाएं वो चलती रहेंगी। इसी का लबोलवाब था। अब सवाल ये कि जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट सबको पता है कि अंतरिम बजट जो है जब पूर्ण बहुमत की सरकार जब अगली आएगी वो अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। फिलहाल तब तक के लिए काम चलाने के लिए अंतरिम बजट का पेश करेंगी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिर भी ये माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो लोक लुभावन हो सकती हैं। हालांकि जो 4 मुख्य बिंदु समझ में आ रहे हैं सबको, युवा, गरीब, किसान यानी कि अन्नदाता और नारी, इससे संबंधित, इससे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं जो लोगों को फिर से प्रभावित कर सकती हैं, उस पर असर डाल सकती हैं। सरकार का पूरा फोकस जो है इन 4 सेक्टर पर लगातार रहा है। इनसे जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के इस अंतरिम बजट में भी कुछ बातें हो सकती हैं, ऐसा अंदाज़ा, ऐसा अनुमान
लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कल बजट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। टैक्स को लेकर के तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में भी कुछ जो है ऐसी बातें होंगी जो जनता के लिए बहुत सुखदायी और बहुत हितकर हो सकती हैं। बिल्कुल, और ऋषिकेश को भी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद भवन के बाहर से ही। वैसे में ऋषिकेश, यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियां तो नजर आती ही है, जिनके बल पर सरकार दोबारा सत्ता में आने को लेकर जो है ख्वाब देख रही है, या सीधे सीधे जनता के विश्वास की बात यहां करती नजर आती है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री का सीधा विपक्ष पर यह वार करना कि यह पश्चाताप का अवसर है, ये कहना किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बार बार प्रधानमंत्री आईना दिखा रहे हैं विपक्ष को, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है वो अब से 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की महज एक वानगी है, एक तरह से घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा था। इसीलिए जब राष्ट्रपति कह रही हैं कि कई सदियों का इंतजार खत्म हुआ, राम मंदिर के बनने का उनका सपना साकार हुआ, धारा 370 अब इतिहास है, जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वनवासी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं अभिभाषण में, उससे ये तस्वीर साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो मोदी सरकार के घोषणा पत्र होंगे। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो विपक्ष पर एक तरह से तंज कस रहे हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार, चाहे वो राम मंदिर का आप उदाहरण देख लीजिए कि जो 3 बड़े नेता थे उन्होंने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि एक किसी पार्टी विशेष का राजनीतिक आयोजन है। अब उसी राम मंदिर को राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कह रहे हैं कि ये सदियों का इंतजार खत्म हुआ। धारा 370 को लेकर देखिए कांग्रेस और विपक्ष का क्या रुख है, और इसे वो किस तरीके से CWC के उस मेमोरेंडम की चर्चा कर रहा है। तो जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष को खासा ऐतराज है, उन्हीं मुद्दों की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है। जो बजट आखिरी सत्र है ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, लेकिन जो इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, PDA पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जिसके जरिए लगातार कोशिश की जा रही है, जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, धारा 370 का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र, तो स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण की छाप है कि मंडल और कमंडल दोनों के मिश्रण से, दोनों के संयोजन से ही लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और उसकी वानगी राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को मिली है। बिल्कुल साफ तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये इसकी वानगी देखने को मिली है कि सीधे तौर पर लोकसभा का चुनाव आखिर किन मुद्दों पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।